हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि इसको टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले फैलेट एक फ्रेंच फिजिशियन थे जिन्होंने इस कंडीशन को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था 1888 में। अब इस कंडीशन के अंदर 4 डिफेक्ट्स आते हैं। टेट्रा का मतलब होता है 4 यानी 4। तो इस कंडीशन में 4 डिफेक्ट्स आते हैं और इसको सबसे पहले फेलेट ने डिस्क्राइब किया था, इसलिए इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट। अब बात कर लेते हैं कि कंडीशन होती क्या है और इसमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो TOF यानी शॉर्ट में TOF एक कंजिनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, या बोल सकते हैं साइनोटिक कंजिनाइटल हार्ट डिफेक्ट है। साइनोटिक का मतलब ये है कि इसमें साइनोसिस देखने को मिलता है। ओके, अब इस कंडीशन में क्या होता है, तो इस कंडीशन में हार्ट में 4 तरह के डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं या 4 तरह की एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती है। किस में, हार्ट की स्ट्रक्चर्स में। जैसा मैंने आपको बताया कि ये कंजिनाइटल डिफेक्ट है। कंजिनाइटल का मतलब ये होता है बर्थ के टाइम ऑर्गन्स अगर डेवलप सही तरीके से नहीं हो पाए तो पर्सन में या बच्चे में कंजिनाइटल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो ये भी क्या है, एक तरह की कंजिनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, जिसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट 8 वीक्स होते हैं, जिस टाइम हार्ट का डेवलपमेंट शुरू होता है, तो उस टाइम क्या होता है कि हार्ट पूरी तरीके से बन नहीं पाता है या हार्ट की जो स्ट्रक्चर्स है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाती है, जिस वजह से कंडीशन देखने को मिलती है। तो आपको समझ में आ गया, TOF एक तरह का साइनोटिक कंजिनाइटल हार्ट डिजीज़ है जिसके अंदर 4 डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। किस में देखने को मिलते हैं, हार्ट की स्ट्रक्चर में। ओके, अब ये क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट 8 वीक्स होते हैं इसमें हार्ट प्रॉपरली तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है, इसीलिए इसको कंजिनाइटल डिफेक्ट कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से 4 डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, तो इसमें 4 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, सेकंड वन है पल्मोनरी स्टीनोसिस, थर्ड वन है ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा एंड लास्ट वन है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। अभी सिर्फ ये 4 डिफेक्ट्स के नाम आप ध्यान रखो, जब हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इन कंडीशंस में क्या होता है और ये कैसे एक दूसरे से लिंक रहती है। ओके, तो ये 4 डिफेक्ट देखने को मिलते हैं TOF के अंदर। अपन बात कर लेते हैं पहले इसकी कॉजेज़ या रिस्क फैक्टर्स की। तो जनरली TOF की जो मोस्ट केसेस होते हैं उसमें कॉज अननोन रहती है, बट यहाँ पे कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो ये कंडीशन कॉज कर सकते हैं। लाइक कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, फर्स्ट वन है वायरल इलनेस, यानी प्रेगनेंसी के टाइम अगर मदर को किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो क्या होगा, बच्चे के ऑर्गन्स डेवलपमेंट में दिक्कत आएगी। लाइक कौन से वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, लाइक रूबेला या जर्मन मीजल्स। नेक्स्ट वन, अगर प्रेगनेंसी के टाइम मदर एल्कोहलिज्म का यूज़ कर रही है, यानी एल्कोहल ले रही है, ज़्यादा मात्रा में ले रही है, तो उसका असर बच्चे के डेवलपमेंट पे होता है। नेक्स्ट वन है पुअर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जैसा आप सभी को पता है कि न्यूट्रिशन की डिमांड ज़्यादा होती है प्रेगनेंसी के टाइम, क्योंकि मदर के साथ साथ वोम्ब में बच्चा भी रहता है और बच्चे को भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है। अगर मदर न्यूट्रिशन कम लेगी तो बच्चे को भी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और उसके ऑर्गन्स का डेवलपमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट वन है मदर ओल्डर देन एज 40, यानी 40 साल से ज़्यादा की जो मदर्स होती है जो प्रेग्नेंट हो रही हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है TOF की। नेक्स्ट वन है ए पेरेंट हु हैज़ TOF, यानी किसी पेरेंट में, मदर या फादर में अगर TOF की कंडीशन प्रेजेंट है तो उनके बच्चों में भी ये प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती है, क्योंकि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है। नेक्स्ट वन, जिन बच्चों में डाउन सिंड्रोम की कंडीशन रहती है यानी ट्रायोसोमी 21 रहता है, उनमें भी TOF देखने को मिलता है। ओके, तो ये बात हो गई कुछ कॉजेज या रिस्क फैक्टर्स की जिनकी वजह से टेट्रालॉजी ऑफ फेलियर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपन इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। जैसा मैंने आपको बताया था जो 4 डिफेक्ट्स होते हैं वो कैसे डेवलप हो रहे हैं और कैसे एक दूसरे से लिंक है वो मैं आपको अब बताऊंगा। तो यहाँ पे जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं या रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से होता क्या है, सबसे पहला डिफेक्ट आता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ओके, तो ये जो मैकेनिज्म चलेगी या जो लिंक स्टेप बाय स्टेप चलेगा वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके,
तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एक नॉर्मल सा हार्ट की स्ट्रक्चर यहाँ बना देता हूँ। ये एक हार्ट है, ये हार्ट के 4 चेम्बर है, एट्रियम एंड वेंट्रिकल। अब सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन आती है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जिसमें क्या होता है कि ये जो दोनों वेंट्रिकल्स है, लेफ्ट एंड राइट जो वेंट्रिकल है, इनके बीच में जो सेप्टम रहता है, जो इन दोनों को डिवाइड करता है, सेपरेट करता है, ये सेप्टम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? ये सेप्टम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहता है, जिस वजह से क्या होगा, ब्लड राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने लग जाएगा। क्या होगा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड के साथ मिक्स होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम नहीं है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हो गई वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जिस वजह से क्या होगा, ओपनिंग रहेगी, जो ब्लड होगा वो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने लग जाएगा। सेकेंड कंडीशन आएगी पल्मोनरी स्टीनोसिस। पल्मोनरी आर्टरी आपको पता है राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कहाँ ले जाती है, लंग्स के अंदर ले जाती है, और वहाँ से फिर जो ब्लड है वो मतलब क्रॉसिंग होता है, ऑक्सीजन आती है और वापस से वो ब्लड फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है पल्मोनरी वेन के थ्रू। ओके, तो सेकंड कंडीशन आएगी पल्मोनरी स्टीनोसिस। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो सेप्टम बनना था, ये सेप्टम यहाँ ना बन के कहाँ बनेगा, इस पल्मोनरी आर्टरी के पास में। क्या होगा, इस पल्मोनरी आर्टरी के पास में ये सेप्टम बन जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये नैरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नैरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सेप्टम क्या कर रहा है, इस पल्मोनरी आर्टरी को सप्रेस कर रहा है, दबा रहा है। ठीक है, जैसे ही ये इसको कंप्रेस करेगा तो पल्मोनरी आर्टरी नैरो हो जाएगी, और नैरो हो जाएगी तो यहाँ से ब्लड इजीली आगे नहीं जा पाएगा। ओके, सेकेंड कंडीशन हो गई पल्मोनरी स्टीनोसिस। अब थर्ड कंडीशन आती है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। जैसा मैंने आपको बताया, पल्मोनरी आर्टरी में नैरोविंग हो रखी है, स्टीनोसिस हो रखा है, ब्लड आगे नहीं जा रहा है, तो अब क्या होगा, राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को आगे पंप करने के लिए, आगे भेजने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा, यानी ज़्यादा ये काम करेगा, और जैसे ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा, काम करेगा, तो इसकी जो मसल्स है इनमें हाइपरट्रोफी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? राइट वेंट्रिकल की मसल्स में हाइपरट्रोफी या एनलार्जमेंट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ब्लड आगे नहीं जा रहा है, तो ये राइट वेंट्रिकल क्या कर रहा है, इसको आगे भेजने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है। ओके, थर्ड कंडीशन हो गई कौन सी? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। फोर्थ कंडीशन आती है ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा। ठीक है, अब क्या होता है, एरोटा के बारे में आपको पता है कि जो एरोटा रहती है ये क्या करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करती है। ठीक है, बट इन द केस ऑफ टेट्रालोजियो फेलोट क्या होगा, ये जो एरोटा है ये यहाँ पे प्रेजेंट ना रह के कहाँ आ जाएगी, सरक कर या स्लिप होकर यहाँ पे कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे सेप्टम प्रेजेंट नहीं है, और अगर सेप्टम नहीं रहेगा तो ये एरोटा स्लिप होके बिल्कुल से यहाँ पे मिडिल में आ जाएगी। ठीक है, और मिडिल में यहाँ पे आएगी तो क्या होगा, ब्लड दोनों वेंट्रिकल से डायरेक्टली एरोटा में जाने लग जाएगा। क्या होगा, ब्लड दोनों वेंट्रिकल से एरोटा में जाने लग जाएगा और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने लग जाएगा, जिसकी वजह से पर्सन या बच्चे में साइनोसिस की कंडीशन डेवलप होगी। ओके, समझ में आ गया? एक बार वापस से आपको पूरा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। जनरल मैंने आपको बताया कि यहाँ 4 कंडीशंस डेवलप होती है टेट्रालोजियो फेलेट में, तो यहाँ पे बता देता हूँ वापस से क्या होता है। फर्स्ट वन कंडीशन आती है VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जिसमें दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम प्रेजेंट नहीं होता है, जिस वजह से राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड जाने लग जाता है। कौन सा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। दूसरी कंडीशन आती है पल्मोनरी स्टीनोसिस। पल्मोनरी स्टीनोसिस में क्या होता है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है इसमें ये जो सेप्टम यहाँ ना बनकर यहाँ बन जाता है, जिस वजह से इस पल्मोनरी आर्टरी में क्या होने हो जाता है, नैरोविंग हो जाती है, स्टीनोसिस हो जाता है, जिस वजह से वेंट्रिकल से ब्लड आगे नहीं जा पाता है। सेकेंड कंडीशन हो गई पल्मोनरी स्टीनोसिस। थर्ड वन कंडीशन आती है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी।
अब ये क्यों होगा? क्योंकि ब्लड आगे यहाँ से नहीं जा रहा है नैरोइंग की वजह से, तो राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा ब्लड को आगे भेजने के लिए, और ब्लड आगे नहीं जाएगा, और ज़्यादा प्रेशर की वजह से क्या होगा कि इस वेंट्रिकल की मसल्स में हाइपरट्रोफी हो जाएगी, एनलार्जमेंट हो जाएगा। और लास्ट वन कंडीशन आती है ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा। इसमें क्या होता है, जनरली एरोटा जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, जो पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करती है, बट इन द केस ऑफ टीयूएफ क्या होता है कि ये जो एरोटा है यहाँ से स्लिप होके कहाँ आ जाती है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेप्टम प्रेजेंट नहीं है, और सेप्टम नहीं रहेगा तो ये एरोटा यहाँ आ जाएगी, और एरोटा यहाँ आएगी मिडिल में, तो क्या होगा, दोनों वेंट्रिकल से ब्लड इस एरोटा में डायरेक्टली जाने लग जाएगा और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने लग जाएगा, जिसकी वजह से कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, साइनोसिस। जैसा मैंने आपको बताया था, टीएफ क्या है, एक साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है। ओके, आई होप आपको इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्लियर हो गई होगी। फिर भी नहीं हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। ओके, नेक्स्ट वन अब बात करते हैं अपन इसके साइन एंड सिम्टम्स की। तो यहाँ पे जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे साइनोसिस देखने को मिलेगा। जब भी जो बच्चा है, जो टीएफ वाला बेबी है, वो जब भी क्राई करेगा या फीडिंग करेगा तो उस टाइम बच्चे में साइनोसिस के लक्षण देखने को मिलेंगे, लाइक ब्लू कलर देखने को मिलेगा स्किन में, लिप्स में एंड नेल बड्स में। ओके, नेक्स्ट वन सिम्टम देखने को मिल सकता है डिस्निया व्हेन एक्सर्शन, यानी पर जो बच्चा है जब भी फिजिकल एक्टिविटी करेगा, चाहे वो फीडिंग करे, चाहे क्राइंग करे या कोई भी मूवमेंट करे, तो उसमें डिस्निया देखने को मिल सकता है, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। नेक्स्ट वन यहाँ पे एक और यहाँ पे टीयूएफ में कंडीशन देखने को मिलती है ब्लू स्पेल्स या टेट स्पेल्स। ये एक्यूट एपिसोड्स होते हैं किसके, साइनोसिस या हाइपोक्सिया के। और ये कब देखने को मिलते हैं, जब भी टीयूएफ वाला बेबी, जब भी अगर ऐसा बच्चा अगर रो रहा है या फीडिंग कर रहा है या एंजाइटी में है, डरा हुआ है, तो ऐसे टाइम क्या होता है, उस बच्चे की जो हार्ट रेट बढ़ेगी, हार्ट पंप मतलब हार्ट एक्टिविटी बढ़ेगी, तो ब्लड क्या होगा, ज़्यादा पंप होगा, और ज़्यादा पंप होगा तो बच्चे में क्या होंगे, साइनोसिस या हाइपोक्सिया के लक्षण देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी में ज़्यादा सर्कुलेट होगा जब भी उसकी हार्ट रेट बढ़ेगी। ओके, तो ऐसे एपिसोड्स को क्या बोलते हैं, ब्लू स्पेल्स या टेट स्पेल्स, जिसमें साइनोसिस या हाइपोक्सिया देखने को मिलता है बच्चे में। और कब देखने को मिलता है, जब वो क्राई करेगा, फीडिंग करेगा या एंजाइटी में रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे बच्चे की जो स्किन है वो बहुत कूल और क्लेमी रहेगी, यानी ठंडी स्किन रहेगी, और समटाइम्स लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकती है अगर ज़्यादा टाइम तक बच्चा रो रहा है या डरा हुआ है, जिस वजह से साइनोसिस कंडीशन ज़्यादा टाइम तक रह रही है, तो उसकी कॉन्शियसनेस भी लॉस हो सकती है। नेक्स्ट वन, जब बच्चा यहाँ पे 2 साल का होता है तो उसमें नेल्स में क्लबिंग देखने को मिलती है, जो नाखून होते हैं, नेल्स होते हैं, उनमें क्लबिंग फॉर्म हो जाती है। अब क्लबिंग क्या होती है, तो जो नेल्स होते हैं, ये जो नेल बेड्स होते हैं, इनको जो है पूरी तरह से नेल्स कवर कर लेते हैं। लाइक जो आपने ड्रेकुला देखे होंगे, ड्रेकुला के जो नेल्स होते हैं मूवीज़ वगैरह में, पूरे कवर करके रखते हैं नेल बेड्स को आगे तक। ठीक है, तो इस तरह के जो नेल्स होते हैं उनको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ नेल्स। ये जनरली जो है 2 साल के बच्चों में देखने को मिलता है। ओके, तो ये तो बात हो गई सिम्टम्स की। नेक्स्ट वन अब बात करें अपन इसके डायग्नोसिस की, तो यहाँ पे हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे बेबी का, चेस्ट एक्सरे अगर करेंगे तो इसमें प्रोमिनेंट जो लक्षण दिखने को मिलेगा टीयूएफ का, वो देखने को मिलेगा बूट शेप हार्ट, यानी जो टीयूएफ बेबी है उसका हार्ट किस शेप का रहेगा, इस शेप का, बूट शेप हार्ट। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे राइट वेंट्रिकुलर में हाइपरट्रोफी है, यानी राइट वेंट्रिकल एनलार्ज हो रखा है। ठीक है, तो चेस्ट एक्सरे में कैसा हार्ट देखने को मिलेगा, बूट शेप हार्ट। यहाँ पे ईसीजी कर सकते हैं हार्ट की एक्टिविटी को जानने के लिए, कार्डियक कैथेटराइजेशन भी यहाँ पे हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट वन, अब इसके मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें जो मेडिकल मैनेजमेंट होता है ये सिर्फ दिया जाता है हाइपोक्सिया और साइनोसिस को कम करने के लिए, बट टीयूएफ का जो परमानेंट
ट्रीटमेंट है वो सर्जरी ही है, यानी टीयूएफ को सर्जरी करके बिल्कुल रिजोल्व किया जा सकता है। बट मेडिकल मैनेजमेंट यहाँ क्यों देते हैं? सिम्टम्स को कम करने के लिए, लाइक साइनोसिस या हाइपोक्सिया को कम करने के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट दे सकते हैं? डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए, एनीमिया को ट्रीट करने के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं साइनोसिस की कंडीशन को कम करने के लिए। नेक्स्ट वन, बेबी को नी चेस्ट पोजीशन में या स्क्वेटिंग पोजीशन में रखना है जब भी बच्चे को टेट स्पेल्स आते हैं। अब इससे क्या होगा, जब भी बच्चे को नी चेस्ट पोजीशन में रखेंगे तो क्या होगा, लंग्स में ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, और लंग्स में अगर ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ऑक्सीजन भी बॉडी को ज़्यादा मिलेगी। इसलिए जब भी बच्चे को टेट स्पेल्स आए तो बच्चे को हाई नी चेस्ट पोजीशन या स्क्वेटिंग पोजीशन में रखना है। नेक्स्ट वन, बच्चे को आईवी फ्लूइड्स प्रोवाइड कर सकते हैं मेंटेन करने के लिए उसका हाइड्रेशन स्टेटस। नेक्स्ट वन, एसिडोसिस को यहाँ पे ट्रीट करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है और CO2 का लेवल बढ़ रहा है। अगर CO2 लंग्स में या बॉडी में बढ़ेगी तो रेस्पायरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन डेवलप होगी, तो इसको ट्रीट करना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपन इसके सर्जरी की या सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो यहाँ पे जो सर्जरी की जाती है टीओएफ की, ये दो फेजेस में होती है। पहली तो है पैलेटिव सर्जरी और दूसरी है परमानेंट सर्जरी। पैलेटिव सर्जरी कब की जाती है? जब बच्चा छोटा होता है, यानी इन्फेंट्स जो होते हैं 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें पैलेटिव सर्जरी की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि उनका हार्ट इतना जो है डेवलप नहीं रहता है कि वो पूरी परमानेंट सर्जरी को मतलब सह सके। ओके, अगर उसको परमानेंट सर्जरी के लिए अपन जाएंगे तो उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए जो 1 साल के बच्चे होते हैं उनमें पैलेटिव सर्जरी की जाती है, यानी टेम्प्ररी मतलब टेम्पररी ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो सर्जरी आती है पैलेटिव शंट, इसमें एक सर्जरी की जाती है टीएफ वाले बच्चों में जिसको बोलते हैं ब्लेलोक्टोसिक शंट। अब इसमें करते क्या है, तो इसमें टेम्पररी टाइम के लिए, ये डायग्राम के थ्रू आपको बता देता हूँ, इसमें टेम्पररी टाइम के लिए क्या करते हैं, राइट पल्मोनरी आर्टरी पता है कौन सी है? जो हार्ट में ब्लड को, लंग्स में ब्लड को ले जाती है राइट वेंट्रिकल से। ठीक है, अब इसमें करते क्या है, पल्मोनरी आर्टरी और सब क्लेवियन आर्टरी, ठीक है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बना देते हैं। जैसा डक्टस आर्ट्रियोसिस का कनेक्शन रहता है वैसा ही सेम टेम्पररी यहाँ पे कनेक्शन बना देते हैं। अब इससे क्या होगा कि ये जो सब क्लेवियन आर्टरी है इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्ट इसमें आएगा और लंग्स में चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, बच्चे को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता रहेगा। तो ये टेम्पररी सर्जरी होती है जो इन्फेंट्स के अंदर की जाती है। इसमें करते क्या है, सब क्लेविन आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कनेक्शन बना देते हैं जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता रहता है। ओके, अब बात कर लेते हैं इसकी परमानेंट ट्रीटमेंट की। तो इसमें जो कंप्लीट रिपेयर होता है, इसमें करते क्या है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 2-3 साल का हो जाता है या 1 साल के आगे चला जाता है, तो उस टाइम सर्जरी की जाती है जो परमानेंट सर्जरी होती है। इसमें करते क्या है, सबसे पहले तो जो सेप्टम है, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम ओपनिंग थी उसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे एक सेप्टम लगा देते हैं जिससे ये जो है ओपनिंग क्लोज हो जाती है। दूसरा, जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी के पास में जो ये बना हुआ था, ठीक है, जो यहाँ पे सेप्टम बना था इसको यहाँ से रिमूव कर लिया जाता है, जिस वजह से ये स्टीनोसिस भी खुल जाता है, यानी जो वे है, पाथवे है, वो ओपन हो जाता है। ओके, तो समझ गए आप यहाँ पे कंप्लीट रिपेयर में क्या करते हैं। पहला तो सेप्टम जो यहाँ पे ओपन था यहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाता है। दूसरा, जो पल्मोनरी स्टीनोसिस है उसको भी खोल दिया जाता है। कैसे खोलेंगे, यहाँ पे जो सेप्टम प्रेजेंट या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको रिमूव करके। ओके, तो इस तरह से कंप्लीट सर्जरी की जाती है टीओएफ की। अपन बात कर लेते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो यहाँ पे कुछ डायग्नोसिस है। फर्स्ट वन है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, यानी बच्चे जो टीएफ के पेशेंट होते हैं इनमें कार्डियक आउटपुट कम हो सकता है। क्यों? कंजेनाइटल डिफेक्ट की वजह से। दूसरा,
टिश्यू परफ्यूजन जो है वो एल्टर्ड हो सकता है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। क्यों? कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से। नेक्स्ट वन, एक्टिविटी इनटॉलरेंस यहाँ पे रह सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो भी एल्टर्ड हो सकता है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे जो एनजाइटी या फियर रह सकता है, किस में रहेगा? पेरेंट्स में। ठीक है, क्यों? बच्चे की डेथ को लेकर डर रहेगा कि बच्चे की डेथ हो सकती है, इसलिए उसके पेरेंट्स में डर रहेगा। नेक्स्ट वन, यहाँ पे जो बच्चा है उसकी स्लीपिंग पैटर्न एल्टर्ड हो सकती है इंसोमिया की वजह से। ओके, तो यहाँ पे कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस देखने को मिल सकते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं इसमें इंटरवेंशंस क्या क्या ली जाएगी या नर्सिंग केयर क्या क्या प्रोवाइड करेंगे बच्चे को। तो सबसे पहले बच्चे की हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को एसेस करते रहना है। बच्चे की स्किन कलर और टेम्परेचर को एसेस करना है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे बच्चे को फेटिगनेस के लिए एसेस करना है, यानी उसको कितनी थकान है, उसकी मसल्स में कितनी वीकनेस है, और उसकी जो एक्टिविटी इंटॉलरेंस है उसको रिड्यूस करना है, यानी उसे कम काम करवाना है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे पेशेंट का जो फ्लूइड बैलेंस है उसको इंस्पेक्ट करना है, देखना है कि उसका हाइड्रेशन स्टेटस कितना है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे ईसीजी यहाँ पे करनी है, और किस लिए करनी है? बच्चे की हार्ट रेट और रिदम को मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि जो भी टीयूएफ के बच्चे होते हैं इनमें एरिथमिया होने की कंडीशन रहती है। ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पे बच्चे को जो है एडिक्वेट रेस्ट प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट वन, बच्चे को सेमी फोलर पोजिशन में जो है प्रोवाइड करनी है। सेमी फोलर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे तो इससे क्या होगा? लंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्लड फ्लो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होगा। नेक्स्ट वन, यहाँ पे बच्चे को ऑक्सीजन थेरेपी एडमिनिस्ट्रेट करनी है जो प्रिस्क्राइब की गई है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे बच्चे को जो मेडिकेशंस वगैरह प्रिस्क्राइब करनी है की गई है वो भी देनी है, लाइक जो एंटीबायोटिक्स वगैरह वो भी देनी है, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन के चांस रहते हैं। नेक्स्ट वन, यहाँ पे पेशेंट या बच्चे को एडिक्वेट रेस्ट प्रोवाइड करना है या उसको अलाउ करना है रेस्ट के लिए जब भी प्रोसीजर या केयर प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे बच्चे को रोने से रोकना है लंबे समय तक। अगर बच्चा लंबे समय तक रोएगा तो उसमें साइनोसिस के स्पेल्स हो सकते हैं या टेट स्पेल्स हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, बच्चे को कुछ खिलौने वगैरह या गेम्स वगैरह दे खिलाने हैं या टॉयस देने हैं। इससे क्या होगा कि उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट रहेगा। नेक्स्ट वन, यहाँ पे जो पेरेंट्स रहेंगे उनको एडिक्वेट हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती रहनी है ताकि उनके माइंड में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। और नेक्स्ट वन, अगर यहाँ पे सर्जरी हो चुकी है और बच्चे को घर ले जा रहे हैं तो उनके माता पिता या पेरेंट्स को फॉलोअप केयर के लिए बोलना है, ताकि कोई भी अगर प्रॉब्लम डेवलप हो रही है या कॉम्प्लिकेशन एराइज हो रही है तो उसको टाइमली ट्रीट कर सके। ओके, तो ये बात हो गई कंप्लीट टीयूएफ कंडीशन की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।